नमस्कार दोस्तों। हम सुभाष चंद्र बोस पढ़ रहे थे और सुभाष चंद्र बोस में हमने अभी तक इनके एक पार्ट कर लिया था, मतलब 2 पार्ट कर लिए थे। 1932 तक इनका करियर देख लिया था, 1932 से 1941 तक का देख लिया था और आज 41 से लेकर 45 के बीच में हम कंप्लीट चीज़ें जो है वो समझेंगे। तो अभी तक हम देख चुके थे कि किस तरह से वो 17 जनवरी को ग्रेट एस्केप कर जाते हैं, नज़रबंदी से भागकर किस प्रकार से आपके भारत छोड़ के कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से पेशावर, पेशावर से काबुल, काबुल से आपके मास्को से जापान, जर्मनी, जर्मनी से जापान, जापान से सिंगापुर, सिंगापुर से अंडमान निकोबार, उसके बाद में आपके रंगून, रंगून से मांडले, अराकान, मणिपुर और उसके बाद में फिर आपके वापस सिंगापुर और फिर ताइवान से उड़ान भरते हैं और बीच में है वो हवाई दुर्घटना में उनका 18 अगस्त 1945 में देहांत हो जाता है। तो ये पूरी की पूरी बात आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया इन्होंने, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है आज का। तो इस मैप को अगर आप देखोगे, द क्विंट का मैप था, क्विंट पत्रिका का मैंने लिया। तो हम देखिए यहाँ पे इस मैप को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे ही इन्होंने कलकत्ता, ये कलकत्ता है यहाँ पे, ये कलकत्ता है, इस कलकत्ता से जैसे इन्होंने एस्केप किया यहाँ से, पेन ये ले लेता हूँ, ये कलकत्ता, ठीक है। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख रहा हूँ यहाँ से। तो कलकत्ता से निकलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कलकत्ता से निकलने के बाद कलकत्ता से गमोह गए। गमोह रेलवे स्टेशन है जो कलकत्ता से करीबन 100 किलोमीटर दूर है। तो अपने भाई बंधु के साथ में, किसी रिलेटिव के साथ में गमोह तक पहुँचे, गाड़ी से रात को निकले और जब वो घर से निकले तो उसी वेशभूषा में नहीं निकले क्योंकि बाहर तो पुलिस होती है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी वेशभूषा जो है एक मौलवी वाली कर ली। कोई पठान भी लिखते हैं, लेकिन जो हफ टॉय ने जो किताब लिखी थी स्प्रिंगिंग टाइगर करके, तो उस स्प्रिंगिंग टाइगर के अंदर इन्होंने जो लिखा है वो लिखा है कि वो मौलवी के बेस से निकले थे, ठीक है। तो मौलवी का बेस इसलिए लिया होगा, हो सकता है कि इलाज के लिए कई बार ऐसे मौलवी वगैरह इस देसी तरीक़ों का भी हम सहारा लेते हैं। तो मौलवी के बेस से वो गमोह स्टेशन तक पहुँचे, रेलवे स्टेशन। गमोह रेलवे स्टेशन से रेल पकड़ते हैं उसी बेस में और सीधे आपके यहाँ से दिल्ली पहुँचते हैं, ठीक है। दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद में अब क्योंकि इनके पीछे पुलिस कंटिन्यू लगी हुई थी और ये नहीं चाहते थे कि यहाँ से भाग के सीधे हिटलर के पास पहुँचे। तो जब दिल्ली पहुँचे तो दिल्ली से आगे इनको जाना तो जर्मनी था, तो यहाँ से ये पेशावर जाते हैं। तो पेशावर इन्होंने अपना रूप वापस बदला और एक इंस्पेक्टर हुआ करते थे बीमा कंपनी के, जियाउद्दीन नाम था उनका। वो भ्रमणकारी थे, मतलब मोबाइल इंस्पेक्टर आप कह सकते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे बीमा पॉलिसीज़ के लिए। तो उस जियाउद्दीन का इन्होंने वेश जो है वो लिया और दिल्ली से पेशावर पहुंच गए। अब दिल्ली से जब पेशावर पहुंचे तो पेशावर के बाद में फिर आगे इनको काबुल जाना था, क्योंकि काबुल के अंदर इटली का दूतावास था। इटली क्यों? क्योंकि जापान, जर्मनी और इटली ये त्रिगुट बना हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, और ये तीनों एक साथ एक्सिस पावर था। ये जो धुरी राष्ट्र जो अपने सेकेंड वर्ल्ड वार में पढ़ते हैं, ये तीनों इंग्लैंड से लड़ रहे थे, ठीक है। तो इटली के देश, जापान और इटली और जर्मनी, ये तीनों के तीनों आपके धुरी राष्ट्र थे, ध्यान रखना। इटली, जापान व जर्मनी, ये तीनों के तीनों एक्सिस पावर थी और धुरी राष्ट्र थी, केंद्रीय शक्तियां भी कह सकते हो। और इनके सामने मित्र राष्ट्र थे जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह ये सब थे। तो अब पेशावर से काबुल ये एक तीर्थ यात्री के रूप में जाते हैं। जो मूक बधिर था, बोल नहीं सकता, उस हिसाब से कहाँ पहुँचते हैं तो तीर्थ यात्री के रूप में काबुल पहुँचते हैं। काबुल के अंदर ये इटली का जो दूतावास था, दूतावास का मतलब आप समझते होंगे, जिसे अपन हाई कमिश्नरेट बोलते हैं। भारत में अमेरिका का दूतावास है, अमेरिका में भारत का दूतावास है, भारत में पाकिस्तान का दूतावास है, इस्लामाबाद में भारत का दूतावास है, अभी काबुल के अंदर भारत का दूतावास है, भारत के अंदर काबुल का दूतावास है, मतलब अफगानिस्तान का। तो इस प्रकार हर देश में अपना एक दूतावास होता है। तो काबुल के अंदर इटली का दूतावास था, तो उस दूतावास में पहुँचते हैं। वहाँ पर एक फर्जी पासपोर्ट बनाया गया, ठीक है। और फर्जी पासपोर्ट के ऊपर यूँ कहिए कि
जो नाम था वो भी इन्होंने चेंज कर दिया गया था, मोजेटो नाम दिया गया, ऑरलैंडो मोजेटो। ऑरलैंडो मोजेटो के नाम से पासपोर्ट बनाया और काबुल से सीधे है वो पहुँचे मास्को। ठीक है, अब ऑरलैंडो मोजेटो नाम से मास्को पहुँचते हैं और मास्को से आगे निकलते हैं और सीधे बर्लिन पहुँचते हैं, जर्मनी पहुँचते हैं। और वहाँ जर्मनी पहुँचने के बाद में जर्मनी की जो रक्षा मंत्री थे रिबेनट्रॉप, उन्होंने इनका स्वागत किया और इस स्वागत करने के बाद में फिर इन्होंने जर्मनी में हिटलर से मुलाकात करने का प्रयास किया। जर्मनी में बहुत सारे काम किए, जर्मनी के लोगों ने नेताजी की उपाधि दी वहाँ पे, जर्मनी के जो भी भारतीय लोग थे उन्होंने। और ये उपाधि भी हिटलर की उपाधियों से काफ़ी प्रेरित उपाधि थी। हिटलर ने भी नेताजी की उपाधि इल दुच्चे ले रखी थी, उसने फांसीवादी नेता मुसोलिनी ने, हिटलर ने फ्यूरर वगैरह ऐसी कई सारी उपाधियाँ उस समय उन्होंने ले रखी थी। तो इन्होंने वहाँ पे एक इंडियन लीजन नामक सेना भी बनाई, वहाँ पे ड्रेसडन में आज़ाद हिंद रेडियो भी बनाया, वहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस सेंटर बनाया और ये सारे कार्य उन्होंने जर्मनी में किए। उसके बाद में जर्मनी में इन्होंने हिटलर से भेंट भी करी मई 1941 के अंदर, हाँ 41 में भेंट भी करी। और उस समय हिटलर के साथ भेंट जब असफल हुई तो तब इनको लगा कि अब भारत की आज़ादी में इन लोगों का योगदान नहीं हो सकता। बेसिकली जर्मनी जाना क्यों चाहते थे, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और ये 3 देश अपने साथ थे। तो और ये तीनों के तीनों किसके खिलाफ थे, ये तीनों के तीनों मित्र राष्ट्रों के खिलाफ थे। और मित्र राष्ट्रों में सबसे मेन देश था वो था इंग्लैंड। कौन था, ब्रिटेन था, यूके था। और इस स्थिति में यूके के खिलाफ अगर लड़ाई लड़नी है तो इन 3 देशों की सहायता ली जा सकती थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, जापान, इटली वर्सेस इंग्लैंड, अमेरिका की लड़ाई चल रही थी। और सुभाष चंद्र बोस जर्मनी, इटली और जापान का सहयोग लेकर ब्रिटेन को भारत से बाहर निकालना चाहते थे। इनका अल्टीमेट टारगेट ये था। तो जब ये जर्मनी गए तो जर्मनी में भी यही बात रखी थी कि आप लोग जो है इटली, जापान और जर्मनी ये तीनों मिलकर भारत को ब्रिटेन से आज़ाद करवाओ। इससे हमारा फ़ायदा है कि हमारा देश आज़ाद हो जाएगा और आपका फ़ायदा ये है कि ब्रिटेन को आप उस मोर्चे पे अगर पराजित करोगे तो ब्रिटेन को बहुत लॉस होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में इसलिए ये जर्मनी जा रहे थे बार बार, और बार बार रोम जा रहे थे, मुसोलिनी से भी वार्ता करी, फिर ये जापान भी जाएंगे आगे। तो मेन टारगेट ये था सुभाष चंद्र बोस का कि एक्सिस पावर के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स को भारत से बाहर निकालना, अल्टीमेट टारगेट इनका यही था। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने हिटलर से भेंट भी करी, लेकिन उस भेंट का कोई नतीजा नहीं निकला। अब सुभाष चंद्र बोस को लगने लग गया कि जर्मनी और इटली मेरी मदद नहीं करेंगे। तब इनको लगा कि अब जब ये दोनों मदद नहीं कर रहे हैं, इटली और जर्मनी, तो अब हमें कहाँ जाना चाहिए, जापान जाना चाहिए। और ऐसी स्थिति में ये यहाँ से जापान के लिए इन्हें रवाना होते हैं। तो जापान से आबिद हुसैन के साथ में एक इनकी जो नाव थी, ठीक है, उस नाव से निकले थे, U-180 नामक नाव थी। इस नाव तक ये आपके यहाँ तक आ जाते हैं, मेडागास्कर तक यहाँ तक आ जाते हैं। यहाँ नाव तक आते हैं और उसके बाद में इनको जापान की मित्सु नामक एक नाव थी जिसे अपन I-80-29 बोलते हैं, तो उस नाव को बदल देते हैं। और उसके बाद में बदलते इसलिए कि जर्मनी का आगे कोई भी योगदान नहीं था, आगे जर्मनी को कहीं पे भी पकड़ी जा सकती थी नाव, आगे पूरा जापान के अधीन था। और इस नाव के सहारे ये है वो कहाँ पहुँचते हैं, टोक्यो पहुँचते हैं। और टोक्यो में तोजो के द्वारा इनका सम्मान किया गया, जो राष्ट्रपति थे उस समय। और उसके बाद में जापान से ये कहाँ पहुँचते हैं, जापान से आपके यूँ कहिए कि सिंगापुर आते हैं। और फिर सिंगापुर में आज़ाद हिंद की सरकार स्थापित होती है। और ये सारी कहानी अपन आगे समझते हैं। तो हम अभी क्या करेंगे, तो ये इनका एक प्रकार से रास्ता रहा। तो थोड़ा सा आगे और आ जाता हूँ, सिंगापुर आ जाते हैं, सिंगापुर से अंडमान निकोबार आते हैं, ठीक है, अंडमान निकोबार। उसके बाद में ये यहाँ बैंकॉक होते हुए आते हैं, बैंकॉक होते हुए अंडमान आते हैं, अंडमान जीत कर शहीद और स्वराज द्वीप का नाम देते हैं। फिर बैंकॉक होते हुए, मांडले होते हुए भारत में इम्फाल में, मणिपुर में प्रवेश करते हैं। और उसके बाद में पुनः सिंगापुर आते हैं और है वो फॉर्मोसा द्वीप से जब उड़ान भरते हैं तो वहीं पे उनका देहांत हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा एक विश्व भ्रमण इनका रहा। ठीक है, तो इस पूरे भ्रमण को हम है वो अभी पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे और इनको आगे समझेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। और अब मैं बात को शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो 17 जनवरी को ग्रेट एस्केप हुआ, और कैसे हुआ वो बात तो आपको अच्छी तरीके से मैं बता चुका था। और अब हम आगे है वो क्लियर करते हैं। अब आपको क्या लिखना है, 17 जनवरी
देखिए ठीक है, पेन ठीक है। 17 जनवरी 1941 को बोस नज़रबंदी से फरार हो जाते हैं। इस दौरान वे मौलवी का बेस, ये पूछते हैं कई बार, मौलवी का बेस पहनते हैं, मतलब मौलवी का बेस पहनकर फरार होते हैं। ठीक है, कलकत्ता से गमोह रेलवे स्टेशन जाते हैं। गमोह पास में आया हुआ है, रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। यहाँ से रेल द्वारा दिल्ली पहुंचते हैं। तो दिल्ली तक जब पहुंचे तो ये वो मौलवी के रूप में पहुंचे, दिल्ली पहुंचते हैं। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जो कलकत्ता से दिल्ली आते हैं वो एक मौलवी के बेस में आते हैं। गमोह रेलवे स्टेशन तो दिल्ली तक ट्रेन चलती थी रात को, उस ट्रेन में बैठ के ये निकलते हैं। आगे क्या हुआ देखिए, अब आगे पैरा छोड़ के आप लिखोगे तत्पश्चात दिल्ली से पेशावर की यात्रा मोहम्मद जियाउद्दीन ठीक है, भ्रमण निरीक्षक था, जियाउद्दीन के रूप में पूर्ण की। ठीक है, जियाउद्दीन के रूप में पूर्ण की। जियाउद्दीन खुद एक पठान था, तो कई बार ऐसे पठान का रूप भी आ जाता है। अब देखिए पेशावर पहुंच गए। अब पेशावर पहुंचने के बाद क्या होगा, जब पेशावर पहुंचे तो पेशावर में था कुछ नहीं, पेशावर से अब काबुल की यात्रा करेंगे आगे। ठीक है, आगे देखिए, पेशावर से आगे पैरा छोड़ के लिखते जाना, काबुल की यात्रा एक मूक बधिर यात्री के रूप में की तथा काबुल में इटली दूतावास में गए। ठीक है, अब काबुल पहुंच गए। काबुल के अंदर कहाँ ठहरे हैं, इटली का जो हाई कमिश्नरेट था रोम, काबुल के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, वहाँ पहुँचते हैं। और अब आगे यहाँ से कहाँ जाएंगे देखिए, इटली दूतावास ने ऑरलैंडो मोजेटो नाम से जाली पासपोर्ट बनाकर मॉस्को भेज दिया, या मॉस्को के रास्ते
रास्ते जर्मनी भेज दिया, ठीक है, सीधा नहीं, मॉस्को के रास्ते भेजा। तो ऑरलैंडो मोजेटो नाम से कहाँ पहुँचे, रूस पहुँचे, और रूस से फिर आगे है वो मॉस्को होते हुए कहाँ पहुँचे, जर्मनी पहुँचे। अब देखिए, अब जब जर्मनी पहुँचे तो जर्मनी में कोई ऐसी एग्जैक्ट डेट नहीं आती। जर्मनी पहुँचने पर मंत्री रिबेनट्रॉप ने स्वागत किया, ठीक है, स्वागत किया। तो अब आप इसको आराम से लिख लो पूरा, ठीक है। मैं आपको इसको अलग साइड में हो जाता हूँ, ठीक है। मुझे लग रहा है आपने कर लिया होगा। अब देखिए, मैं वापस यहाँ पे आ रहा हूँ। तो इनको अभी हमने कलकत्ता से कहाँ पहुँचा दिया है, बर्लिन पहुँचा दिया है। ये यात्रा हमारी पूरी हो गई। तो कैसे याद रखोगे, कलकत्ता, गमोह, दिल्ली, पेशावर, काबुल, ऐसे कई बार रास्ते आ जाते हैं, रटना नहीं है, समझना है। कलकत्ता से गमोह, गमोह से दिल्ली, दिल्ली से पेशावर, पेशावर से काबुल, काबुल से मॉस्को, मॉस्को से बर्लिन। तो बर्लिन तक पहुँच गए, ठीक है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुँच गए, ध्यान रखना। कहाँ पहुँचे थे, बर्लिन पहुँचे, बर्लिन पहुँचे। अब बर्लिन पहुँचा दिया, अब आगे क्या होगा। अब हम आगे अगली जो स्लाइड है उसमें ये लिखेंगे कि बर्लिन में इन्होंने क्या क्या कार्य किए, उस बात पर हम आगे लिखने वाले हैं। अब आप ऐसे पैरा छोड़ के साथ में लिखते जाना, बर्लिन में किए कार्य, बर्लिन में किए कार्य लिख सकते हो, यहाँ आप उसको जर्मनी में किए कार्य भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अब हम आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर कि बर्लिन में इन्होंने क्या क्या कार्य किए, ठीक है। अब अपन एक एक पॉइंट को देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे आने वाली है और परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आएगी। अब सबसे पहली चीज़, इन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंस सेंटर की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश के खिलाफ प्रचार करना। बाकी भारत को आज़ाद करवाना तो खैर था ही, ठीक है। ये इंडियन इंडिपेंडेंस सेंटर की स्थापना की इन्होंने यहाँ पर, और इस सेंटर में इनके साथ में कई सारे लोग थे। CN नाम्बियार थे, और इसके अलावा इनके साथ में गिरिजा मुखर्जी तथा MR व्यास थे। MR व्यास अपने आगे और आने वाले हैं। MR व्यास शामिल थे, ठीक है। एक तो काम इन्होंने ये कर लिया, इंडिया इंडिपेंडेंस सेंटर की स्थापना की, भारतीय स्वतंत्रता केंद्र की स्थापना की, कहाँ पे, बर्लिन के अंदर, ठीक है, पहला कार्य। दूसरा कार्य क्या किया, देखिए, यहाँ पर बर्लिन के पास में ड्रेसडन इलाका है, ड्रेसडेन में इलाका है, जैसे बर्लिन रेडियो भी बोलते हैं, या आज़ाद हिंद रेडियो भी कहते हैं। ड्रेसडेन केंद्र था, बर्लिन के अंदर ही है। बर्लिन रेडियो या आज़ाद हिंद रेडियो भी कह सकते हो, का आरंभ किया।
किसके द्वारा? M.R. व्यास द्वारा। अब इस रेडियो के जरिए क्या करते थे? रेडियो प्रसारण के जरिए ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का प्रसार करते थे। ठीक है, आरंभ किया गया M.R. व्यास द्वारा। यह प्रसारण, ठीक है, यह प्रसारण 7 भारतीय भाषाओं में होता था। 7 भारतीय भाषाओं में होता था। ठीक है, ताकि जर्मनी के अंदर जितने भी भारतीय लोग हैं, किसी भी प्रांत के हो, तो वो सारे के सारे भारतीय लोग जो है आपके यूँ कहिए कि उन तक अपनी बात आराम से पहुंचाई जा सके। इस हेतु क्या करते थे? 7 भाषाओं में, पश्तो भाषा भी थी, बंगाली भी थी, पंजाबी भी थी, अंग्रेजी भी थी, इस प्रकार से ये काम करते थे। ठीक है, तो ड्रेसडेन में बर्लिन रेडियो स्टार्ट कर लिया, इंडियन इंडिपेंडेंस सेंटर स्थापित कर लिया। और यहाँ पे क्या किया देखिए, इसके साथ साथ यहाँ पर करीबन 4,000 भारतीय लोग थे वहाँ पे उस समय। उन सारे 4,000 भारतीय लोगों को मिलाकर 4,000 भारतीय लोगों को मिलाकर इंडियन लीजन नाम से सेना का गठन दिसंबर 1941 में बर्लिन में किया। ठीक है, देखो विद्यार्थियों, इससे पूर्व क्या हुआ था? ये जब काम किए जा रहे थे, आपको नहीं लगता कि जर्मन सरकार ने मना किया होगा? तो इससे पूर्व क्या हुआ था? जब रिबेनट्रॉप से इनकी भेंट हुई थी, तो रिबेनट्रॉप से बोस ने 3 प्रस्ताव रखे थे कि इन 3 प्रस्तावों पर हमें सहमति दे। प्रस्ताव यही था कि एक, हमें रेडियो शुरू करने का अनुमति दे, ताकि हम इनके खिलाफ जो भी इन्होंने जो कुछ किया है उनका भारतीय जनता तक बात पहुंचा सके। एक छोटी सी सेना गठन करने का भी दे, और एक प्रकार से हमें आज़ादी के लिए प्रयास करें आप लोग भी, इटली, जापान, जर्मनी सब मिलकर। ऐसे प्रस्तावों के बाद ही ये सारी बातें विद्यार्थियों हुई थी, उससे पहले ये सारी बातें नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो बर्लिन में सेना का गठन कर लिया। और चौथा कार्य क्या हुआ? चौथा कार्य मई 1942 में 1942 में हिटलर से वार्ता करी, हिटलर से असफल भेंट। ठीक है, यहाँ पे एक कहानी भी प्रचलित है। कहानी, उसमें सत्यता तो थोड़ी कम है, लेकिन कहानी थोड़ी सुना देता हूँ मैं, ताकि आपको याद हो जाएगा। तो हुआ यूँ था कि हिटलर से मिलना चाहते थे सुभाष चंद्र बोस। मिलना उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जर्मनी हमारी मदद करे, और चूँकि हम दोनों का शत्रु एक ही है, ब्रिटेन। जर्मनी का भी शत्रु ब्रिटेन था और भारत का भी शत्रु ब्रिटेन ही था। तो अगर जर्मनी मदद करता, हिटलर मदद करता, जो कि उस समय चरम पर था, तो भारत स्वतंत्र हो जाएगा। इस हेतु ये मुलाकात करना चाहते थे। वो हिटलर थोड़ा क्या सनकी व्यक्ति था, और उसको वो कभी भी कोई भी डिसीजन ले सकता था। किसी को भी ऐसे मारने का भी डिसीजन लेना, उसके लिए डिसीजन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में उसने एमिली सेंकेल से बात की। एमिली सेंकेल वही जो मैंने कल बताया था, ऑस्ट्रिया की थी, वीना की थी, और पत्नी थी ऐसी बोस की। तो एमिली सेंकेल से बात की, तो एमिली सेंकेल ने कहा कि हिटलर सन की व्यक्ति है और ये कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा। तो बोला कि भाई गिफ्ट में क्या ले जाया जाए? तो उन्होंने कहा कि भाई गिफ्ट में आप जो है वो या तो कोई पुरानी पेंटिंग जो हिटलर को काफ़ी पसंद थी, या तो वो ले जाओ, या फिर कोई पुरानी मूर्ति टाइप कुछ ले जाओ जो उसको काफ़ी पसंद है। दूसरी कोई चीज़ ले जाओ, अगर वो सटक गया तो कुछ भी डिसीजन ले सकता है। ऐसी स्थिति में ऐसी बोस ने डिसाइड किया कि महात्मा बुद्ध की मूर्ति ले जाएंगे। तो बुद्ध की वो छोटी सी मूर्ति लेके गए गिफ्ट में, और वहाँ पे पहुँचे, बर्लिन गए और हिटलर से भेंट करने का अपॉइंटमेंट लिया, और वहाँ पहुँच गए। 29 मई की बात थी ये। फिर जब प्रतीक्षा कक्ष में इंतज़ार कर रहे थे, तो अब यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक थी। अब थोड़ा सा यहाँ एक काव्य शास्त्र जुड़ जाता है। काव्य शास्त्र क्या, उपन्यासी भाषा जुड़ जाती है।
अब यहाँ पे आगे ये कहा गया कि कहते हैं कि एक व्यक्ति आया, हिटलर आया और उसने ऐसी बोस के कंधे पे हाथ रखा, लेकिन बोस ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। दूसरा फिर व्यक्ति थोड़ी देर बाद हिटलर आया, फिर कंधे पे हाथ रखा, फिर रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर कहते हैं कि तीसरी बार हिटलर आया और उससे पहले जो आ रहे थे वो एक प्रकार से उसके हम शक्ल थे, तो हिटलर ऐसे सीधा किसी से नहीं मिलता था, पहले हम शक्ल बेचता था। तो ऐसे कहते हैं कि 2-3 बार हम शक्ल आए लेकिन उससे बात नहीं करी, नहीं कंधे पे हाथ नहीं रखा, सीधा आए थे, बट ऐसी बोस ने कोई रिएक्ट नहीं किया। जब वास्तविक हिटलर आया तो उसने वो कंधे पे हाथ रखा और पूछा कि भाई आपने पहले जो 2 हिटलर आए उनसे क्यों नहीं मतलब बात करी, या आपको कैसे लगा कि वो हिटलर नहीं है, ठीक है ना। तो उसके बाद उन्होंने पहले गिफ्ट दिया महात्मा बुद्ध का, और गिफ्ट दे के पूछा तो हिटलर ने कहा कि भाई ये मोटा आदमी कौन है, क्योंकि महात्मा बुद्ध का थोड़ा सा मूर्ति बड़ी थी। तब उन्होंने महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा सा बताया कि ये शांति के प्रतीक है, आप विनाश के प्रतीक हो। ऐसा कहा नहीं, कहा ये शांति की प्रतीक है, ये वो सारी चीज़ें बताई। फिर गांधी जी के बारे में बताया कि भाई गांधी जी इसी व्यक्ति को फॉलो करते थे, ये वो सारी चीज़ें हुई। फिर हिटलर ने कहा कि फिर आपको कैसे लगा कि मैं ही वास्तविक हिटलर हूँ, तो कि ऐसी बोस के कंधे पे हाथ रखने की हिम्मत वही हिटलर कर सकता है जो वास्तविक है, बाकी नहीं कर सकते। ये कुछ थोड़ा सा मसाला मिलाया जाता है, तो ये ठीक है। यहाँ पे 29 मई को इनकी भेंट हुई और कहते हैं कि भेंट में कुछ ज़्यादा कुछ भी मिला नहीं, क्योंकि गांधी जी ने भी हिटलर को पत्र लिख लिया था। गांधी जी नहीं चाहते थे कि हिटलर या मुसोलिनी की मदद से या जापान की मदद से हम जीतें या इंग्लैंड को बाहर निकालें। उनको गांधी जी के पता था कि अंग्रेज़ों को अगर इनकी मदद से बाहर निकाला और अगर आके ये जम गए तो इनको कौन बाहर निकालेगा, ये तो बहुत ज़्यादा दरिंदे व्यक्तित्व थे। तो गांधी जी और एससी बोस एनी हाउ स्वतंत्रता चाहते थे, बस उनको कैसे भी करके आज़ादी चाहिए थी, भले ही जापान के सहयोग से मिले, चाहे जर्मनी के सहयोग से मिले, चाहे रूस के सहयोग से मिले, लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। तो गांधी जी ने हिटलर को एक लेटर भी लिखा था और बहुत सारी चीज़ें भी थी। तो यहाँ पर हिटलर का मामला जो है, हिटलर और एससी बोस का मामला बैठा नहीं यहाँ पे, और ऐसी स्थिति में अब इन्होंने यहाँ तय किया कि हमें है वो जापान चले जाना चाहिए, क्योंकि जर्मनी और इटली जो है वो हमारा इतना प्रॉपर सपोर्ट है वो नहीं करता है। तो ये वार्ता असफल हो गई। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ ये कि इनको जो 2 उपाधियाँ दी गई थी, ये 2 क्या एक ही, तो यहाँ पर है वो नेताजी की उपाधि दी गई, नेताजी की उपाधि दी गई। और यहाँ पर ही पहली बार इन्होंने जय हिंद का नारा भी लगाया इंडियन लीजन के सामने, ठीक है, जय हिंद का नारा भी लगाया। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पे नई हुई थी। तो ये सारी बातें थी इनकी बर्लिन में या जर्मनी में किए गए कार्य। अब इन्होंने तय कर लिया कि अब हम जर्मनी को छोड़कर जापान जाने का निर्णय लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या होगा, अब बर्लिन से कील बंदरगाह जाते हैं और कील बंदरगाह से जापान के लिए रवाना होते हैं। अब अपन उनको जापान रवाना कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक देखिए अपन कहाँ पहुँच गए, बर्लिन का इनका सफ़र पूरा हो गया। अब मैं आपके इनको ला रहा हूँ ये इस रास्ते से यहाँ तक सबसे पहले लाऊंगा, क्योंकि जर्मनी की नाव इनको यहाँ तक लेके आई थी, U-180 बोट जो थी वो। उसके बाद ये जापान की नाव पकड़ते, मित्सु नाम की नाव थी, और इस नाव से, जापान की नाव से ये पूरी टोक्यो तक की यात्रा करेंगे, ठीक है। तो ये जो यात्रा हुई ये U-180 से हुई थी, और ये यात्रा आपके I-29 से हुई थी। 2 नावों का सहारा लिया, मेडागास्कर तक ले लो, सॉरी, यहाँ तक। उसके बाद नाव चेंज कर दी गई, क्योंकि आगे जर्मनी का क्षेत्र नहीं था, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, बर्लिन के कार्य हो गए। अब आप पीपीटी चेंज करिए, अपने बुक में लिखिए आगे कॉपी के अंदर कि जापान में क्या हुआ या आगे क्या हुआ, ठीक है। पहले जापान पहुंचा देते, फिर आगे देखेंगे कि जापान में क्या हुआ। ठीक है। हिटलर से असफल मुलाकात के बाद असफल मुलाकात के बाद बोस ने जापान जाने का निर्णय लिया। आमंत्रण भी था रास बिहारी बोस का,
ठीक है, निर्णय लिया। आबिद हुसैन के साथ कील बंदरगाह से U-180, ठीक है, ये अपन जब सेकेंड वर्ल्ड वार वगैरह पढ़ते हैं हिस्ट्री में आता है, यहाँ पे तो नहीं आएगा। हिस्ट्री में आता है। सेकेंड वर्ल्ड वार में जब हम पढ़ते हैं तो U-180 बोट के बारे में काफ़ी पढ़ते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी पढ़ते हैं, ठीक है। U-180 नाव से, जर्मन नाव से 9 फरवरी 1943 को जापान के लिए रवाना होता है। तथा मेडागास्कर के पास जापानी नाव I-29 में सवार हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले U-180 फिर I-29 में सवार हो जाते हैं, नाव चेंज कर देते हैं ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि 9 फरवरी को रवाना हुए और नाव शिफ्ट कर दी, नाव चेंज कर दी और रखा जाता है। फिर आगे देखिए यहाँ पे इनका नाम वगैरह चेंज कर देते हैं, वो मैं आगे लिख रहा हूँ। जापानी नाव का नाम I-29 जैसे मित्सु कहा जाता है, मित्सु 9 में सवार होने के कारण बोस का शूडोनेम या छद्म नाम क्या दिया गया? मित्सुद दिया गया, ठीक है। 16 जुलाई 1943, देखो फरवरी में निकले, 9 फरवरी को। मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई 5 महीने की लगभग यात्रा को टोक्यो पहुंचे। करीबन 20,000 किलोमीटर लंबी और खतरनाक यात्रा। खतरनाक इसलिए कहते हैं कि समुद्रों से समुद्री जीवों का भी सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ समुद्री पायरेट्स होते हैं, डाकू समुद्री लुटेरे जैसे अपन कहते हैं, उनका भी सामना करना पड़ता है। शत्रु सेना के द्वीपों पर उनकी सेनाओं से भी सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ में कहीं पर भी कोई भी ऐसे तूफान चक्रवात भी आ सकते हैं। इसके अलावा कहीं पर भी ऐसे समुद्रों के अंदर लो प्रेशर का क्षेत्र क्रिएट होता जाए तो नावें डूब भी जाती हैं। तो हज़ारों खतरे होते हैं समुद्री यात्रा के जब ऐसी नावों से जाते थे। बड़े जहाज़ होते हैं ना, तो वो तो क्या उसमें हर प्रकार की फैसिलिटीज़ रहती, खतरों से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी रहती है, लेकिन उस समय इतना नहीं था। को टोक्यो पहुंचते हैं। इस खतरनाक यात्रा के बाद टोक्यो पहुंचते हैं, जहाँ पर तोजो द्वारा सम्मान किया गया। इसलिए कई ऐसे जो विरोधी लोग हैं वो कई बार उनको तोजो का कुत्ता तक कह दिया था। कई सारी बुक्स के अंदर तोजो ने सम्मान किया। जापानी पीएम थे ये, मेरे हिसाब से पीएम ही थे। तोजो ने सम्मान किया था, स्वागत किया, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद हो गई होगी। अब हमने इनको कहाँ पहुँचा दिया है? जापान पहुँचा दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक और हम आ गए हैं अभी
ये इस रास्ते से जापान, देख लो बंदा यहाँ से घूम के यहाँ तक आया। ये करीबन 20,000 किलोमीटर लंबी यात्रा रही होगी। अफ्रीका, भारत के नीचे से होते हुए गए हैं यहाँ पे। ये बहुत ही खतरनाक रास्ता तय किया इन्होंने, जापान पहुँच गए। एससी बोस उस समय बीमार भी थे, तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं थी, टीबी की बीमारी हो रखी थी। टीबी का उस समय परफेक्ट इलाज भी नहीं था। साथ साथ में छोटी मोटी और भी कई सारी बीमारियाँ थी। शत्रु तो पीछे पड़े हुए थे। अमेरिका पूरा शत्रु था, इंग्लैंड पूरा शत्रु था, मित्र राष्ट्र पूरे शत्रु थे। फ्रांस, इंग्लैंड वगैरह सारे के सारे शत्रु थे। सिर्फ 3 राष्ट्र साथ में थे, जर्मनी, जापान और इटली। ये इसलिए साथ थे कि दोनों का दुश्मनी एक था। ठीक है, तो पहुंच गए कहाँ पे? टोक्यो पहुंच गए। अब आगे देखते हैं आगे इन्होंने क्या किया टोक्यो के अंदर। ठीक है, टोक्यो पहुंच गए, स्वागत हो गया। अब टोक्यो में जब पहुँचे तो डेट थी एग्जैक्टली 16 मई लिखा है, हाँ ठीक है, 16 मई 1943 को ये टोक्यो में पहुंच गए। अब टोक्यो पहुंचने के बाद में ये 1-1.5 महीना टोक्यो के अंदर ही रहते हैं। फिर टोक्यो से सिंगापुर आ जाते हैं 2 जुलाई को। ठीक है, 2 जुलाई 1943 को टोक्यो से सिंगापुर पहुंचे और सिंगापुर उस समय जापान के अधीन था। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी 1942 के अंदर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय एक सिंगापुर का युद्ध हुआ था 1942 में। सिंगापुर युद्ध के अंतर्गत ब्रिटेन को जापान ने पराजित करके सिंगापुर पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, सिंगापुर इस समय किसके अधीन था? जापान के अधीन था। याद रखना, ये आज़ाद हिंद फौज से जुड़ी हुई बहुत बड़ी घटना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप नीचे नोट करके लिखना, सिंगापुर युद्ध 1942 में जापान जीता व इंग्लैंड हारा। सिंगापुर पर जापान का कब्जा हो गया, सिंगापुर पर जापान का अधिकार हो गया था। अधिकार, ठीक है, ये नोट करके डाल लेना। देखो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, जब जापान जीता और इंग्लैंड हारा तो इंग्लैंड की सेना में कम से कम विद्यार्थियों 40,000 के आसपास भारत के सैनिक थे। तो उन सारे भारत के सैनिकों ने, मतलब इंग्लैंड ने जब सरेंडर किया जापान के सामने, तो भारतीय सैनिकों का भी सरेंडर हो गया। और इन भारतीय सैनिकों ने जब सरेंडर किया तो फ्यूजीमारा जापान की इंटेलिजेंस विंग का एक पदाधिकारी था। उसकी सलाह पर और प्रीतम सिंह की सलाह पर उसने कह दिया, दोनों का ब्रेन साइड तो फ्यूजीमारा का था, उसने कहा कि इस 40,000 जो लोग हैं इनसे आप क्या करो, एक सेना बना दो और इस सेना को आप है वो लीड करके और अपने देश ले जाओ। सैनिक भी आपके देश चले जाएंगे और इस सेना को है वो ब्रिटेन के खिलाफ उतारो भारत में, और ये सेना भारत में ब्रिटेन को बाहर निकाल देगी। आप आज़ाद हो जाओगे, हमारा काम भी हो जाएगा, ब्रिटेन हार जाएगा, हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। और पीछे से आपको हम रसद सप्लाई है या फिर हथियारों की सप्लाई है, ये सारी हम दबा के करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये फ्यूजीमारा का ब्रेन चाइल्ड था, उसका आइडिया था। फिर ये आइडिया प्रीतम सिंह ने, जो कि उस समय एक सिख मिशनरी से संबंधित भी था, तो बाबा था एक टाइप से, तो प्रीतम सिंह ने ये आइडिया जो है ये दे दिया कैप्टन मोहन सिंह को, और कैप्टन मोहन सिंह ने एक सेना बना दी थी। अब इस समय आज़ाद हिंद सेना का कोई अस्तित्व नहीं था, ये एक प्रकार से आर्मी बना दी गई थी। और फिर यही आर्मी का जो आइडिया था ये मोहन सिंह बैंकॉक में ले गया। रास बिहारी बोस का जो बैंकॉक सेकंड सम्मेलन हमने जो लिखा है वहाँ पे फिर इसको एक प्रकार से आज़ाद हिंद फौज सेना का नाम दे दिया गया, जो आगे जाके सुभाष चंद्र बोस उसको संगठित करेंगे। तो बेसिकली गठन किसने किया आज़ाद हिंद फौज का? मोहन सिंह ने किया था। किसकी सलाह पे? प्रीतम सिंह की सलाह पे। और मूल विचार किसका था? फ्यूजीमारा का विचार था। इसको अपन आगे लिखते हैं, अलग से लिखेंगे। बस मेरा बताने का उद्देश्य ये था, इस युद्ध को याद रखना, क्योंकि आपके दिमाग में विद्यार्थी बात आ सकती है कि सिंगापुर जापान के अधीन कैसे हो गया? सिंगापुर ब्रिटेन के अधीन था,
लेकिन जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान इंग्लैंड को हरा के सिंगापुर को अपने कब्जे में कर लिया था, ठीक है। और इस कारण 2 जुलाई 1943 को टोक्यो से सिंगापुर पहुंचने के रास्ते में इनको बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी थी एससी बोस को, क्योंकि इंग्लैंड का उस समय वहाँ पर कोई शासन वगैरह नहीं था और ये यहाँ पे आके पहुँच गए 2 जुलाई 1943 को। अब आगे देखिए, ठीक है, इसको आप आराम से लिख लो। अब मैं अगली स्लाइड पे आ रहा हूँ। 2 जुलाई याद रखना। अब आगे क्या हुआ देखिए। अब बात आती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को, अच्छा इसमें एक चीज़ और, जब 2 जुलाई को ये सिंगापुर पहुँचे तो यहाँ पर इनकी जो भेंट थी वो रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह, इन सब से यहाँ पे भेंट हो गई। और भेंट होने के बाद देखिए क्या हुआ। 4 जुलाई को 1943 की बात ही चल रही है। 4 जुलाई को रास बिहारी बोस ने एससी बोस को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, जो रास बिहारी बोस ने स्थापित की थी, वो हम रास बिहारी बोस में पढ़ चुके हैं। रास बिहारी बोस को हमने यहीं ख़त्म किया था और अब आगे की बात शुरू हो रही है, ध्यान रखना। बोस को IIL का प्रमुख बना दिया, ठीक है। और कब की बात है ये? 4 जुलाई 1943 की बात है, बना दिया। इसी दिन बोस ने ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब आप ऐसे समझ सकते हो कि अब सुभाष चंद्र बोस भी धुरी राष्ट्रों के साथ, एक्सिस पावर के साथ आ गया। अब ब्रिटेन और अमेरिका का युद्ध अपराधी के रूप में हो गया। अब ब्रिटेन और अमेरिका के युद्ध अपराधी का मतलब ये था कि इन्होंने इंग्लैंड और अमेरिका के खिलाफ युद्ध किया है और ऐसी स्थिति में अमेरिका की और ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसीज इनके पीछे लग गई, एससी बोस के पीछे। क्यों? क्योंकि इन्होंने घोषणा भी किसके खिलाफ की थी? इंग्लैंड के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे मित्र राष्ट्रों के खिलाफ। ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध करना मतलब पूरे मित्र राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध करना। और अब इन्होंने यहाँ पे, ये बात है 4 जुलाई की, समझते जाइए। 4 जुलाई को बोस ने एससी बोस को IIL मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का हेड बना दिया और इसी दिन बोस ने अपने भाषण में क्या किया? ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी तथा इसी दौरान नारे दिए। एक तो दिल्ली चलो का नारा दिया। कौन सा नारा दिया? दिल्ली चलो का। और दूसरा नारा कि तुम मुझे खून दो, ब्लड दो, मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से नारे दिए और इन नारों के साथ ही ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी इन्होंने। और ये बात जुलाई महीने की है, ठीक है। और जुलाई महीने में जैसे इन्होंने युद्ध की घोषणा की विद्यार्थियों, उसी समय आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जुलाई की बात है। जुलाई के बाद जस्ट अगस्त आया और 25 अगस्त को इन्होंने आज़ाद हिंद फौज को पुनः संगठित किया, ठीक है। ध्यान से समझते जाना, क्योंकि जिस युद्ध के लिए ये निकल रहे थे अभी, कौन से युद्ध के लिए? ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध के लिए। इस युद्ध के लिए इनकी जो सेना बनने वाली थी, जिस सेना के साथ में निकलने वाले थे, वो सेना आज़ाद हिंद फौज ही थी, जिसकी स्थापना कैप्टन मोहन सिंह पहले कर चुके थे। वो आज़ाद हिंद फौज की टिप्पणी हम लास्ट में डालेंगे। अभी आप केवल इतना कहानी को ऐसे ही साथ में चलते रहने दीजिए, ठीक है। खून दो, मैं आज़ादी देता हूँ। 25 अगस्त 1943 को बोस ने
आज़ाद हिंद फौज को आज़ाद हिंद मतलब हिंद को आज़ाद करने वाली फौज, आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी भी कहते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी, इसे INA भी बोलते हैं ऐसे, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी, INA भी कहते हो आप उसको, आज़ाद हिंद फौज भी कहते हैं। INA केस इलाहाबाद में लाल किले का, ध्यान रखना, तो INA केस या था शॉर्ट में लिखा हुआ, ठीक है ना। तो पिछली बार आया भी परीक्षा में, फर्स्ट ग्रेड के किसी एग्ज़ाम में, फर्स्ट पेपर के अंदर। बोस ने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया, तथा रंगून में एक कार्यालय बनाया, रंगून तथा सिंगापुर में हेडक्वार्टर बनाए, ठीक है। मतलब समझ गए होंगे आप, रंगून में हेडक्वार्टर क्यों बनाना, क्योंकि रंगून के रास्ते ही भारत में प्रवेश करना था। तो सेना को संगठित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बिना सेना के संगठित किए आप जो है वो निश्चित रूप से जीत नहीं सकते। इतना आसान काम है वो नहीं था उस समय। किसको हराना, इंग्लैंड को हराना बिल्कुल भी आसान कार्य नहीं था। हेडक्वार्टर बना दिए, और इसके साथ साथ इन्होंने आपके कई सारी यूनिट बना दी गई सेना के अंदर, रेजिमेंट बनाई, ठीक है। इसके नीचे ही आप नीचे लिखना पैरा छोड़ के, ऐसे मैं भले ऐसे लिख लूँ, आप नीचे तो नीचे ऐसे चलते रहना, ठीक है। अब आप देखिए, मैं अब आज़ाद हिंद फौज की जगह बार बार INA लिखूंगा, ठीक है। INA की रेजिमेंट बनाई, रेजिमेंट कौन कौन सी बनाई, एक इन्होंने नेहरू ब्रिगेड बनाई, एक इन्होंने आज़ाद ब्रिगेड, आज़ाद में ये आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद नहीं है, ये अबुल कलाम आज़ाद है, ठीक है। मौलाना आज़ाद, सॉरी अबुल कलाम की जगह लिखो मौलाना आज़ाद, जो कि बाद में भारत के शिक्षा मंत्री भी रहे, मौलाना आज़ाद, ठीक है। नेहरू आज़ाद, गांधी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, ये खुद के नाम से थी, इसका हेड सर नवाज खान को बनाया गया था, ठीक है। और झांसी ब्रिगेड, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, ये महिला ब्रिगेड थी, झांसी ब्रिगेड बनाई, जिसकी हेड लक्ष्मी सहगल या लक्ष्मी स्वामीनाथन भी कहते हैं, सादी स्वामीनाथन से भी, स्वामीनाथन, ठीक है, सही लिखता हूँ स्वामीनाथन को, इसको आप लक्ष्मी सहगल भी कह सकते हो, लक्ष्मी स्वामीनाथन भी कहते हैं, ठीक है। तो झांसी ब्रिगेड, ऐसे करके इन्होंने कुल 5 ब्रिगेड बना दी। कौन कौन सी, गांधी, आज़ाद, नेहरू, सुभाष और झांसी, गांधी, आज़ाद, नेहरू, सुभाष और झांसी, रेजिमेंट बना दी। सभी रेजिमेंट को उनका अपना अपना दायित्व तो बता दिया कि किसको क्या क्या करना है, प्लानिंग पूरी हो गई, ठीक है। इस प्रकार से काम कर लिया, और अब इनका ऑपरेशन जो है वो शुरू होगा। ये अगस्त तक की बात आ गई। अब बात आएगी सितंबर में क्या किया। अगस्त, 25 अगस्त तो चला गया, मतलब अगस्त में यही काम हुआ। सितंबर में प्लानिंग भी, आगे क्या होता देखिए। अब 21 अक्टूबर, बहुत बड़ा दिन है ये, और 21 अक्टूबर को एक ऐसा कार्य हुआ जो भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हुआ। भारत के बाहर पहली मान्यता प्राप्त सरकार जो है, भारत की सरकार सिंगापुर में स्थापित की गई 21 अक्टूबर 1943 को। हाल इन्हीं दिनों में आपको पता होगा 21 अक्टूबर को भारत सरकार ने इसका कार्यक्रम भी रखा था, जो कि हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बात को भी आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। तो 21 अक्टूबर 1943 को क्या हुआ, 1943 को सिंगापुर में भारतीय सरकार स्थापित की। भारतीय सरकार
का गठन किया, ठीक है। भारत के बाहर पहली मान्यता प्राप्त सरकार थी, मान्यता प्राप्त सरकार थी। मान्यता प्राप्त इसलिए कह रहे हैं कि 8 देशों ने इसको मान्यता दे दी थी उसी समय। कौन कौन से देशों ने मान्यता दी? सबसे पहला नंबर लगा जापान का, फिर क्रोएशिया ने भी दे दी, इटली ने भी दे दी, मंसूका ने दे दी, नानकिन ने भी दे दी, फिलीपींस ने भी दे दी। इस हिसाब से टोटल 9 देशों ने जापान इस सिंगापुर की सरकार को मान्यता दे दी, ठीक है। कौन कौन से देशों ने मान्यता दी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये देश। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा लेकिन गलत उत्तर माना इन्होंने, और मेरे हिसाब से बाद में डिलीट हुआ होगा तो भी नहीं पता, आप देख लेना आंसर की को। तो कौन से देशों ने मान्यता दी? देखिए, सबसे पहली मान्यता किसने दी? जापान ने मान्यता दी, जापान ने दी। उसके बाद में दी क्रोएशिया ने, जिसकी राजधानी जागरेब है आजकल। बर्मा ने मान्यता दे दी, ठीक है। क्रोएशिया हो गया, बर्मा हो गया। जर्मनी ने मान्यता दे दी, इटली भी मान्यता दे दी, ठीक है। नानकिन ने मान्यता दे दी, नानकिन चीन का हिस्सा था। मंसूका ने मान्यता दे दी। इसके साथ साथ आपके चीन, मंसूका, थाईलैंड ने मान्यता दे दी। कितने हो गए? 3, 3, 6 और 2, 8। थाईलैंड, एक मिनट, जापान, 9 देशों ने मान्यता होगी ना। हाँ, फिलीपींस, इन 8-9 देशों ने। कितने हो गए? 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। उक्त 8 देशों ने, उक्त 9 देशों ने मान्यता दी। वहीं आयरलैंड ने धन्यवाद या प्रशंसा पत्र भेजा, ठीक है। मैंने पूरी स्टडी कर ली और स्टडी के बाद मैंने सारे सरकारी गैजेट देख लिए, मैंने सारे के सारे जितने भी वो लेटर थे वो भी मैंने देख लिए। उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे 9 देश ही थे जिन्होंने मान्यता दी। आरपीएससी ने अपनी आंसर कुंजी में, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आप चेक कर लेना, आयरलैंड भी माना है कि मान्यता दी थी, कोरिया भी माना जो उसमें शामिल था भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में आरपीएससी का उत्तर गलत है, डिलीट कर लिया होगा। अगर नहीं करा है तो करने योग्य था, आरपीएससी गलती है वो। एग्जैक्ट आंसर ये है कि इन 8-9 देशों ने सरकार को मान्यता दी थी। किस सरकार को? सिंगापुर के अंदर जो भारतीय सरकार गठित की थी 21 अक्टूबर 1943 को, किसने की थी? एस.सी. बोस ने। इस सरकार को है वो एक प्रकार से मान्यता दे दी थी। आपको इसके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना है। आगे कुछ चीज़ें और भी हमें ध्यान रखनी है। अब इस सरकार के अंदर, इस सरकार का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व सेनापति, तीनों पद जो है बोस ने अपने पास रखे। बोस ने अपने पास रखे। और वित्त मंत्रालय जो था, वित्त मंत्रालय वो आपके मंत्रालय ए.सी. बनर्जी को दिया, ए.सी. चटर्जी को दिया। महिला विंग जो थी, ठीक है, वो वही लक्ष्मी सहगल,
लक्ष्मी स्वामीनाथन कह दो आप वाली, ठीक है। और एक प्रचार का मंत्रालय और भी था S.A. अय्यर के पास में, प्रचार मंत्रालय, प्रचार मंत्रालय किसके पास, S.A. अय्यर के पास, अय्यर के पास रखा, ठीक है, पास रखा, ठीक है। ये तो ये सरकार होगी गठित एक प्रकार से, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह, ठीक है। और अब अगर अपन आगे बात करें कि आगे क्या हुआ, तो सरकार बना दी इन्होंने। सिंगापुर में सरकार बनाने के बाद अब अगला टारगेट था अब भारत की ओर कूच करना। देखो मैं आपको कहाँ तक लेके आ गया हूँ, सॉरी। हाँ, अब अपन आ गए हैं, देखो टोक्यो से नीचे सिंगापुर उन्होंने लिखा ही नहीं कहीं पे, यहाँ पे पहुँच गए हैं, ठीक है, यहाँ पे आ गए। तो ये जगह हमने कवर कर ली है। अब हम आगे है वो इतना शेष बचा हुआ है, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है SC बॉस और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, हमें ध्यान में रखना भी चाहिए क्योंकि भारतीय नागरिक हैं और इन्होंने इतने खतरनाक कार्य किए हैं, तो हमें तो पढ़ना ही चाहिए इनको, ठीक है। तो अब सिंगापुर तक आ गए हैं, सिंगापुर में सरकार वरकार बना दी, राष्ट्रपति वगैरह बन गए। और अब देखिए क्या हुआ, ये 21 अक्टूबर की बातें थी। अब 21 अक्टूबर की जस्ट 2 दिन बाद 23 अक्टूबर आया और 23 अक्टूबर को इन्होंने अपना फाइनली वहाँ पे भाषण दिया। और भाषण जो दिया वो कैथ हॉल के अंदर भाषण दिया। और उस भाषण में इन्होंने कहते हैं कि जो 2 प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने लिखा है कि भाषण के दौरान ही रोने लग गए थे। उन्होंने भाषण के अंत में यही बोला कि मैं ईश्वर की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं मेरे भारत और भारत के 38 करोड़ निवासी, उस समय 38 करोड़ जनसंख्या थी, 38 करोड़ निवासियों की स्वतंत्रता के लिए अंतिम क्षणों तक प्रयासरत रहूँगा। आगे भी और बहुत सारी चीज़ें थी। मैं, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं मेरे राष्ट्र के नागरिकों के लिए, राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पण करूं। पूरा बड़ा भाषण दिया और उस भाषण के बाद में उन्होंने अपना अभियान शुरू किया। और अभियान से पहले यहाँ पे उस भाषण की वो पंक्तियाँ कुछ है जो मतलब परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है, तो वो थोड़ा सा अपन पंक्तियाँ देख लेते हैं। बाकी ज़्यादा तो कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मल सा जो है वो लाइनें हमें वो ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। तो अगली स्लाइड पे लिख लेता हूँ। 23 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में भारतीय सरकार के मुखिया के रूप में अपना उद्बोधन या भाषण कैथ हॉल में दिया। क्या बोला, मैं ईश्वर की, ये मेरे हिसाब से फर्स्ट ग्रेड सेकंड पेपर में सवाल था या फर्स्ट पेपर में भी तो हो सकता है, देख लेना। मैं ईश्वर की शपथ खाकर कहता हूँ कि ईश्वर की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं भारत के 38 करोड़ नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करूंगा। ठीक है, ये शपथ काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, क्योंकि कई बार ऐसे ही आता है, ऐसे सीधी शपथ दे के पूछ लेते हैं कि ये शपथ है वो किसने ली थी या ये किसने कहा था स्टेटमेंट, इस हिसाब से सवाल बन जाता है।
ठीक है। ये मेरे हिसाब से 21 अक्टूबर, मेरे हिसाब से क्या 21 अक्टूबर ही है ये उसी दिन का भाषण था ये, 21 अक्टूबर है ना, 21 अक्टूबर। वैसे डेट कोई नहीं पूछते, लेकिन थोड़ा सा ध्यान होता तो ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आपके पास कोई भी त्रुटि ना जाए, आप एकदम एररलेस जो है वो सारी चीज़ें याद करो। अब आगे क्या हुआ देखिए, 21 अक्टूबर की बात होगी विद्यार्थियों, और अब आगे आप आगे लिखोगे। अब 21 अक्टूबर से अपनी यात्रा शुरू की सिंगापुर से, तो थोड़ा सा मैप और देख लो। अब 21 अक्टूबर से जो यात्रा शुरू की इन्होंने, ठीक है, मैं पूरा मिटा रहा हूँ अब, है ना। 21 अक्टूबर से जो यात्रा शुरू की इन्होंने, ये अब यात्रा जो होगी ये आपके यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से ये पहले बैंकॉक जाएंगे और फिर आपके अंडमान जाएंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जीता जाएगा। भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आज भारत के अगर भाग है तो सिर्फ और सिर्फ एससी बोस के कारण। बाकी भारत से यह इतने हजारों किलोमीटर दूर है, करीबन 6-7 हज़ार किलोमीटर होगा कम से कम, जबकि इंडोनेशिया के, म्यांमार के बहुत पास में होने के बावजूद भी ये द्वीप भारत का हिस्सा है, क्योंकि 1943 की बात है। 1943 में नेताजी ने इनको भारत में मिला लिया था और 47 में हम आज़ाद हो गए, इसलिए वो क्षेत्र आज भी हमारा हिस्सा है। अदरवाइज़ ये क्षेत्र कभी भी हमारा हिस्सा नहीं हो सकते थे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम बात करनी शुरू करते हैं। नवंबर, ये बात अक्टूबर की थी, अब नवंबर आ गया। नवंबर 1943 में INA, अब देखो मैं बार बार INA लिखूंगा, इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज भी आप कह सकते हो। INA ने सिंगापुर से, INA ने, या इसको ऐसे लिखो, अक्टूबर 1943 को INA बैंकॉक के रास्ते अंडमान व निकोबार द्वीपों को जीतकर भारत में मिला लेते हैं। अभी तक तो ये सिंगापुर की सरकार के अधीन किया था, भारत में मिला लेते हैं। इसे नवंबर 1943 को जापान ने मान्यता भी दे दी। जापान ने मान्यता भी दे दी, जापान ने मान्यता दे दी। तत्पश्चात इनका नाम बदलकर इनका नाम परिवर्तित किया। ठीक है, अंडमान को शहीद द्वीप, और निकोबार को स्वराज द्वीप। ठीक है, एक बार कन्फर्म बोल लेता हूँ, क्योंकि कई बार उल्टा ना हो जाए, कहीं उल्टा हो गया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप नाम दे दिया, और इसके साथ में लोगानाथन को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया, तथा लोगानाथन को प्रशासक नियुक्त किया, प्रशासक नियुक्त किया। अब देखिए यहाँ से अब आपके बात जो है वो आगे बढ़ेगी, और अब यहाँ से ये लोग जो है वो भारत की ओर कूच करेंगे। ठीक है, कहाँ? भारत की ओर। अच्छा, आप इसको लिख लो, भारत की ओर कूच करेंगे। और अब किस तरह से भारत में ये प्रवेश करते हैं और किस तरह से आगे जो है वो जाएंगे, तो अब हमें पूरा का पूरा ये ध्यान रखना है कि भारत की यात्रा इन्होंने किस प्रकार से की और किस प्रकार से ये जो है वो आपके
आगे बढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब लास्ट क्षणों में हम पहुंच चुके हैं। हम अब उस एज में आ गए हैं जहां सुभाष चंद्र बोस की यात्रा ख़त्म होने वाली है अब, ठीक है। लोगानाथन को प्रशासक नियुक्त कर दिया, यहाँ तक बात हो गई। अब अंडमान निकोबार से अब ये लोग जो है रंगून के रास्ते जो है कहाँ पहुँचेंगे, भारत की मुख्य भूमि में एंट्री करने वाले हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार हो गया। अंडमान निकोबार से अब ये आपके जाएंगे रंगून मांडले होते हुए और अब इस क्षेत्र में पहुंच गए हैं। अब वो क्षण आ गए हैं जब जापान की सहायता से इंडियन नेशनल आर्मी जो लीड कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह, है ना, इसके अलावा कर्नल ढिल्लो, इसके अलावा आपके ये सहगल, लक्ष्मी सहगल, शहनवाज खान, ये सारे के सारे इस समय सपोर्ट कर रहे थे, लीड कर रहे थे। और अब ये लोग जो है वो भारत में एंट्री करने के लिए रेडी हो गए थे और अब ये सेना ब्रिटेन को पराजित करके भारत को आज़ाद करवाएगी, ये इनके उद्देश्य थे। अब देखिए आगे क्या हुआ। प्रशासक नियुक्त किया, ठीक है। अब मैं, आप इसको देख लो आराम से। अब मैं इसको अगली स्लाइड पे ले जा रहा हूँ। अंडमान जीतने के बाद, अंडमान जीतने के बाद INA रंगून मांडले होते हुए, रंगून मांडले अराकन होते हुए भारत में प्रवेश करने का अभियान, जिसे ऑपरेशन यू गो बोलते हैं, अभियान आरंभ करते हैं, आरंभ किया। तो अब देखो ना, अब 1943, ये नवंबर की बात तो हो गई, अब 1944 आ गया था, ठीक है। नवंबर में इन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट कर लिया था और 1944 में ये लोग यूगो के नाम से आगे बढ़ते हैं और 18 मार्च 1944 को सेनाएं भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। 18 मार्च 1944 को सेना भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है तथा मणिपुर के मोरांग पर, मणिपुर के मोरांग पर 14 अप्रैल को कब्जा करती है, ठीक है। ये पहला क्षेत्र था जिसके ऊपर आज़ाद हिंद फौज ने कब्जा किया, ठीक है। इम्फाल को घेर लेते हैं, इम्फाल को, जो मणिपुर की राजधानी है, को घेर लिया। और देखो ये अप्रैल मई का दौर है और अप्रैल मई में आपको पता है मानसून आ जाता है। अब मानसून आ गया और मानसून आते ही उत्तर पूर्व में बरसात भी बहुत होती है, चेरापूंजी, मासिनराम, आपको अच्छे से पता है। यहाँ पे तेज़ बरसात शुरू हो गई और बरसात शुरू होते ही जापान की सेना और इंडियन नेशनल आर्मी के बीच का संपर्क कट हो गया, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ। इस समय तक जापान की सेना के साथ संपर्क बना हुआ था, मगर मानसूनी वर्षा के कारण, वर्षा के कारण यह संपर्क टूट गया।
संपर्क टूट गया। अब सीधी सी बात है, संपर्क टूटेगा, पीछे से साजो सामान नहीं मिलेंगे, तो निश्चित रूप से वो लॉस तो है वो इनको होने वाला ही था। और ऊपर से उधर एक्सिस पावर मतलब जापान, जर्मनी और इटली वो मित्र राष्ट्रों से हारने शुरू हो गए थे, क्योंकि अमेरिका युद्ध में कूद गया था। तो अब दुर्भाग्य ये था भारत का भी और एससी बोस का भी कि जिस समय आज़ाद हिंद फौज सेना भारत पहुंची, उस समय इनके पीछे की फोर्सेज हारनी शुरू हो गई। और जब पीछे की फोर्सेज हारनी शुरू हो गई तो परिणाम ये निकला कि अब जापान अपनी हार को बचाएगा, भारत को सपोर्ट करे। अगर यहाँ पे आप यूं कहिए कि अगर पीछे जापान, जर्मनी, इटली, हिटलर वगैरह जीतते रहते, अमेरिका नहीं आता, तो भारत डेफिनेटली 1944 में आज़ाद हो जाता। लेकिन समस्या कहाँ आई? समस्या ये आई कि इधर जैसे ही एससी बोस ने युद्ध का आगाज़ किया, वैसे ही पीछे से जापान ही हारना शुरू हो गया। और कंडीशन ये हुई कि अब एससी बोस को न चाहते हुए भी युद्ध फटाफट करना था, क्योंकि अगर वो पीछे से हार गए तो फिर इंग्लैंड वाले फिर जवाब नहीं देने वाले थे। और इस समय क्या हुआ, अब संपर्क टूट गया और ज़्यादा संपर्क, बिल्कुल संपर्क ख़त्म हो उससे पहले ही इन्होंने जुलाई 1944, 6 जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ, कौन सी तारीख? 6 जुलाई 1944 को रेडियो रंगून से गांधी जी को संबोधित करते हुए युद्ध की घोषणा की। गांधी जी को संबोधित करते हुए, गांधी जी को क्या संबोधित किया वो मैं लिख रहा हूँ। संबोधित करते हुए युद्ध की घोषणा की। संबोधन क्या था? संबोधन ये था कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, मतलब इस संबोधन में पहली बार राष्ट्रपिता शब्द का यूज हुआ था। और संबोधन ये था कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जो है भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है, राष्ट्रपिता हमें आशीर्वाद दे, शुभकामनाएं दे और आज्ञा दे, ये बात इन्होंने कही थी। ठीक है, कि भारत की स्वाधीनता हेतु, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध आरंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता, तो गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा था? एससी बोस ने कहा था, रेडियो रंगून से 6 जुलाई 1944 को कहा था। ठीक है, राष्ट्रपिता हमें आज्ञा दे और आज्ञा दे। अब यहाँ पे गांधी जी भी बहुत सावचेत, सजग व्यक्ति थे और डरे हुए भी थे। डरे हुए ये थे कि अगर हमने सपोर्ट कर लिया एससी बोस का, तो कंडीशन ये होगी कि ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर हमारे ऊपर अटैक करेंगे। क्यों? क्योंकि अब एससी बोस केवल भारतीय व्यक्ति नहीं बचा था, एससी बोस आपके अमेरिका और ब्रिटेन का युद्ध अपराधी था। उन्होंने उन देशों के खिलाफ युद्ध छेड़ा था और ब्रिटेन की आर्मी इंटेलिजेंस और अमेरिका की आर्मी इंटेलिजेंस पीछे लगी हुई थी एससी बोस के। और अगर यहाँ पे गांधी जी एससी बोस का सपोर्ट कर लेते तो निश्चित रूप से अमेरिका और ब्रिटेन को ये लगता कि एससी बोस भारत का ही प्रायोजित है और वो लोग, एससी बोस नहीं मिलता तो निश्चित रूप से वो भारत पर अटैक कर सकते थे। और ऐसी सिचुएशन गांधी जी बनाना कभी नहीं चाहते थे। गांधी जी नहीं चाहते थे कि हम अगर एससी बोस का सपोर्ट करें और हम शत्रुता मोल लें। तब गांधी जी ने किनारा कर लिया। उन्होंने कहा कि एससी बोस ने किया वो उनका व्यक्तिगत लुकआउट है, उनका व्यक्तिगत फैसला है, उनका व्यक्तिगत आइडियोलॉजी है, इनका भारत का इनसे कोई संबंध नहीं है। मतलब भारत को एससी बोस से अलग कर लिया गांधी जी ने। गांधी जी की उस समय विचार ये था कि भाई यूँ कह सकते हो कि भाई ब्रिटेन और अमेरिका का एक प्रकार से कोप भंजन से हम बच जाए। ठीक है, ये आज्ञा है, ये बात हो गई। ये बात है 6 जुलाई 1944 की। दुर्भाग्य से उसी समय यूँ कह सकते हो आप कि ये फोर्सेस हारनी शुरू हो गई थी, जापान वगैरह, और पीछे से सप्लाई मिलनी बंद हो गई थी। और अब स्थिति ये थी कि अब एससी बोस जो है उन्होंने युद्ध की घोषणा भले ही कर ली थी, लेकिन अब स्थिति है वो ऐसी नहीं रही। और अब क्या हुआ, जापान की सेना पराजित हो गई।
यूँ कहिए कि इंडियन नेशनल आर्मी INA की पराजय हुई तथा INA की पराजय हुई। अब ज़्यादा पराजय देखी, अब लगा कि एससी बोस को लगा कि अब जीतना संभव नहीं है, तो फिर उन्होंने क्या किया तथा बोस जो है ये आपके 1945 में कुछ महीने बाद है वो सिंगापुर पहुँचे। सिंगापुर गए, यहाँ से फॉर्मोसा द्वीप गए, यहाँ से कहाँ गए, सिंगापुर पहुँचे हैं 13 अगस्त को, ठीक है। सिंगापुर गए, यहाँ से फॉर्मोसा द्वीप गए, फॉर्मोसा द्वीप आजकल ताइवान, 18 अगस्त द्वीप गए। यहाँ से हबीब उर रहमान के साथ जापान के लिए उड़ान भरते हैं, मगर 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में वीरगति को प्राप्त होते हैं। ठीक है। इनकी जो वीरगति हुई या जो मृत्यु हुई आज भी काफ़ी एक प्रकार से क्लियर नहीं हुई कि कैसे हुई है, किस प्रकार नहीं हुई, बहुत सारी बातें हुई। और मृत्यु का वास्तविक कारण जानने के लिए, इंदिरा गांधी ने खोसला आयोग बिठाया था। कौन सा? खोसला आयोग बिठाया था। फिर अटल जी ने मुखर्जी आयोग बिठाया। आयोग गठित किया मगर आज भी गुत्थी सुलझी नहीं है, आज भी संदेह बना हुआ है। ठीक है। तो इस तरह एससी बोस की कहानी ख़त्म हो जाती है। एससी बोस जो है जीवन भर लड़ते रहे और इन्होंने, ब्रिटेन ने भी उनको एक प्रकार से दोहरे आजीवन कारावास की इनको भी सज़ा दी थी और अमेरिका ने भी इनको सज़ा दी थी, लेकिन सज़ा सुनाई थी लेकिन मिले नहीं कभी। अगर मिलते तो पूरी ज़िंदगी जेल में निकलती इनकी, क्योंकि वो एक युद्ध अपराधी हो गए थे वर्ल्ड वार के। ठीक है। तो ये बात हो गई। अब आगे क्या हुआ? अब सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई, मगर आज़ाद हिंद फौज के अन्य सेनापति जैसे शाहनवाज़ खान वगैरह और कई सारे सैनिकों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद में नवंबर 1945 में, ठीक है, नवंबर 1945 में इनके खिलाफ लाल किले में मुकदमा चला। लॉर्ड वेवेल उस समय वायसराय थे और उस मुकदमे में, इसे लाल किले का मुकदमा भी कहते हैं, इसे INA मुकदमा भी कहते हैं। और इस मुकदमे में इनके बचाव करने के लिए जवाहरलाल नेहरू, कैलाशनाथ काटजू, अरुणा अशरफ अली, भूला भाई देसाई, है ना, ये सारे के सारे वरिष्ठ वकील शामिल हुए। मगर उसके बावजूद भी शाहनवाज़ खान, ढिल्लो, इन सभी को फांसी की सज़ा सुनाई गई। लेकिन भारत भर में विरोध के कारण फैसला वेवेल को बदलना पड़ा
और उसको आजीवन कारावास में कन्वर्ट किया गया। यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो, लाल किले को तोड़ दो, ऐसे नारे भी लगे इनके पक्ष में। ये सारी की सारी बात हुई यहाँ पे। मुस्लिम लीग ने भी यहाँ पे समर्थन किया, क्योंकि इनके मुस्लिम सैनिक भी उस समय साथ थे, जैसे शाहनवाज खान कैप्टन, उस समय कर्नल शाहनवाज खान भी साथ में थे। तो बहुत सारी बातें हुई यहाँ पे। तो लाल किले का मुकदमा देख लेते हैं, थोड़ा सा आज़ाद हिंद फौज के गठन की 2-3 लाइनें लिख लेते हैं जो शेष बची हुई है, और उसके साथ ही सुभाष चंद्र बोस का कंटेंट हमारा पूरा हो जाएगा। काफ़ी लंबी सामग्री है इनकी। तो अब देखिए लाल किले का मुकदमा, ठीक है। लाल किले का मुकदमा, या इसको अपन कहते हैं INA का मुकदमा। ठीक है, दोनों नाम आप ले सकते हो। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या लिखना है पॉइंट में बता देता हूँ। ठीक है। बोस की मृत्यु के बाद, बोस की मृत्यु के बाद INA के सैनिकों व अधिकारियों पर लाल किला मुकदमा चला। लाल किले में मुकदमा चला। और ये मुकदमा चला है आपके 5 से 11 नवंबर को 1945 को मुकदमा चला। इसमें INA का पक्ष सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली, भूला भाई देसाई और विद्यार्थियों इन सभी के हेड यही थे, भूला भाई देसाई। ठीक है, ध्यान रखना, भूला भाई देसाई 5 हो गए। हाँ, ने रखा पक्ष, किसने रखा? इन लोगों ने रखा। तो अब इन्होंने पक्ष तो रख लिया, ठीक है। अब इन्होंने पक्ष रखा, लेकिन फैसला क्या आया देखिए। कर्नल ढिल्लो, कर्नल थे ना, कर्नल सहगल और ढिल्लो, कर्नल लक्ष्मण सहगल, प्रेम सहगल, कर्नल ढिल्लो, मेजर शाहनवाज खां को फांसी की सजा सुनाई। फांसी की सजा सुनाई जिसका भारत भर में विरोध हुआ। लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद को या INA के अधिकारियों को छोड़ दो, INA को छोड़ दो, ऐसे अपन ऐसे लिख लो, छोड़ दो के नारे लगे। विरोध को देखते हुए तात्कालिक वायसराय वेवेल ने
वेवेल ने मृत्युदंड की सज़ा कम कर दी, अपने विशेष अधिकार का उपयोग करके सज़ा कम कर दी, मतलब आजीवन में बदल दी। ठीक है, ये लाल किले का मुकदमा, इसमें इन वकीलों के नाम भी याद रखने हैं आपको, कब चला ये भी याद रखना है, कहाँ चला ये भी याद रखना है, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे ये भी याद रखना है, ये नारा भी याद रखना है। लाल किले के मुकदमे के बारे में विद्यार्थियों कई बार सवाल परीक्षाओं में बने हैं, तो आपको इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि सवाल जो है वो कहीं से भी बन सकता है और स्पेशली ये सारी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। अब कुछ अन्य नोट करके आप डाल दो, ये लाल किले का मुकदमा हो जाता है। ठीक है, अब अपन थोड़े से अन्य कुछ नोट करके डाल देते हैं, अन्य बातें करके आप डाल दो। ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें जो रह गई हैं वो अपन ले लेते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, सिंगापुर युद्ध में जापानी सेनापति फ्यूजीमारा के समक्ष आत्मसमर्पण किए भारतीय सैनिकों की INA बनाने की योजना फ्यूजीमारा की थी। तत्पश्चात प्रीतम सिंह सिख मिशनरी था, बाबा टाइप कह सकते हो आप, सैनिक भी था, ऐसी बात नहीं है। प्रीतम सिंह की सलाह पर इन दोनों की आपस में बैठ हो गई थी, फ्यूजीमारा की और प्रीतम सिंह की। पर फिर प्रीतम सिंह ने सलाह दी मोहन सिंह को, सलाह पर कैप्टन मोहन सिंह ने INA की स्थापना की थी। ठीक है, तो INA की स्थापना किसने की? कैप्टन मोहन सिंह ने। मोहन सिंह को ऐसी सलाह किसने दी? प्रीतम सिंह ने। और ये सारी योजना किसकी थी? फ्यूजीमारा की। फ्यूजीमारा की क्या योजना थी? फ्यूजीमारा की योजना ये थी कि जो भी ये सैनिक है इनको लेके आप एक सेना बना दो और सेना बनाकर आप अपने देश ले जाओ और वहाँ ले जाके आप है वो अंग्रेज़ों को बड़े आराम से पराजित कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि इनकी पूरी योजना ये थी। ठीक है, स्थापना की जिसका, और ये स्थापना विद्यार्थी 1942 में हो गई थी। ठीक है, कोई फिक्स महीने नहीं है इनके, सबने की, जिसका विधिवत उद्घाटन  बैंकॉक सम्मेलन में हुआ। और बैंकॉक सम्मेलन में आपको रास बिहारी बोस में बता चुका हूँ, सम्मेलन में हुआ। ठीक है, और फिर 25 अगस्त 1943 को इसका नेतृत्व आपके सुभाष चंद्र बोस के पास में आ जाता है। एक तो बात होगी ये। अब देखिए आगे इसका जो मोटो था, मेन मोटो क्या था इसमें? अगर उर्दू में शब्द है तो है इत्तेहाद। क्या शब्द है? इत्तेहाद। इत्तेहाद का मतलब होता है यूनिटी, एकता, इत्तेहाद। और दूसरा शब्द है इत्माद। इत्माद का मतलब है फेथ, विश्वास। और तीसरा है कुर्बानी, सैक्रिफाइस। ठीक है, सैक्रिफाइस, ये इनका मोटो था।
और इनका जो धुन थी तो वो था कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। बाकी ध्वजन वगैरह ना तथ्य याद करने बैठोगे तो कभी पूरे नहीं होंगे इनके। बस कुछ मुख्य मुख्य बातें थी जो मुझे बतानी थी। फिर आप मैसेज मत करना कि सर आपने ये तथ्य तो नहीं लिखवाया। तथ्य तो भाई हज़ारों हैं, सर कौन कौन से लिखवाएंगे। ज़्यादा लिखने का शौक़ है तो किताब खोलो और बहुत सारी चीज़ें लिख लो। नौकरी का शौक़ है तो इतना ही कर लो। बाकी ज्ञान की कोई सीमा नहीं विद्यार्थियों। परीक्षा की एक सीमा है जो हम पहचानते हैं, अच्छी तरीके से पहचानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी आज़ाद हिंद फौज की। और अन्य तथ्य में एक तथ्य में और लिखवाना चाहता हूँ। 1937 में बोस ने इंडियन पिलग्रिम का मतलब होता है धर्म यात्री नामक पुस्तक लिखी। 1937 में यूरोप में थे उस समय, पुस्तक लिखी। उस समय कहाँ पे थे? यूरोप के अंदर। ये एक प्रकार से इनकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा। एक अमेरिकी सैनिक थे हफ टॉय ने भी स्प्रिंगिंग टाइगर नाम से इनकी बायोग्राफी लिखी थी। ठीक है, स्प्रिंगिंग उछलता हुआ बाघ, टाइगर। किसने लिखी है? हफ टॉय ने। ये सैनिक थे, इन्होंने बायोग्राफी लिखी है। तो इंडियन पिलग्रिम्स का याद रखना। ठीक है, और हफ टॉय की किताब स्प्रिंगिंग टाइगर का भी याद रखना। ये किताबें भी कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो साथियों, विद्यार्थियों, ये हो गया हमारा सुभाष चंद्र बोस पूरा। और अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, वो होगा हमारे धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, और उसमें 3 व्यक्तियों को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।